भारतीय संसद में एक देश एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बिल लाने की तैयारी है। इस विधेयक पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। भारत को नई दिशा में ले जाने वाला बिल फिलहाल प्रक्रियाओं से गुजरेगा, पर आज हम उन 3 राज्यों के जनादेश पर बात करेंगे जहां साल भर पहले चुनाव हुए और जनता ने अपना फैसला भाजपा के पक्ष में सुनाया था। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आज हम जनादेश पर बात करने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। इन तीनों राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस की सरकार थी। इन दोनों ही राज्यों में एग्जिट पोल के विपरीत जनादेश आए और कांग्रेस की जगह भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला। सवाल यह नहीं कि भाजपा को जीत हासिल क्यों हुई, सवाल यह है कि जनता ने भाजपा के हाथों में सत्ता की कुंजी सौंपी है, तो जाहिर है कि भाजपा सरकार पर उनका भरोसा कहीं ज्यादा है। ऐसे में सत्तासीन भाजपा सरकार क्या तीनों ही राज्यों की जनता का भरोसा बरकरार रख पाएगी? बात करें इन तीनों राज्यों की तो सरकार को सत्तासीन हुए लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस 1 साल के भीतर भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए जिन दावों को मतदाताओं के सामने रखा, जिन वादों के बुत्ते जनमत हासिल किया, जिन बातों को लेकर भरोसा जीता, उस पर खरा उतरने में अब तक कितने कामयाब रहे, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मुद्दा के इस मंच पर हमारे विषय के विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, जो कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हस्ताक्षर हैं, के शर्मा जी, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, भोपाल में रहते हैं। तमाम पहलुओं पर बात करते हुए हकीकत को समझने का प्रयास करेंगे। यह समझा जाएगा और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने दर्शकों को यह समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। साथ में इस प्रयास में हमारे साथ हमारे दोनों विश्लेषक रहेंगे कि आखिर यह 1 साल की सरकार कितनी सफल हुई, कितने वादों पर खरी उतरी, कहां कहां चूक हुई। मैं चाहूंगा कि हमारे विश्लेषक उन मुद्दों को भी उठाएं, उन मुद्दों पर भी जोर डालें जहां सरकार से चूक हुई। बात करते हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी से, सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप राजनीति में काफी अंदर तक घुसे हुए हैं, आपको हर चीज की बारीकी से लगभग खबर रहती है और आप कहीं न कहीं यह एक सच है कि आप बहुत ज्यादा तत्परता से चीजों को लेते भी हैं और समझते भी हैं। 1 साल पूरे हो गए तीनों राज्यों की सरकार को। तीनों राज्यों की राजनीति में आप बहुत अच्छा विशेष पहल रखते हैं। तीनों राज्यों में नए चेहरे को मौका मिला। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मौका मिला, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को मौका मिला और राजस्थान में भी नए चेहरे को मौका मिला शर्मा जी के रूप में। गंभीरता से जरा बताने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या यह जो कसौटी रही भाजपा सरकार की नए चेहरे के रूप में लाने की, वो सफल साबित हो पाई है इन 365 दिनों में? जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो भी हमारे राजनीतिक हालात हैं और जो 1 साल इन तीनों राज्यों में माननीय मुख्यमंत्रियों ने पूरा किया है, इस पर आपने जो प्रोग्राम रखा है, जो विषय रखा है, बहुत ही सराहनीय विषय है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो चर्चा की शुरुआत की थी और आपने कहा था कि ये कितने खरे उतरे। देखिए, मध्य प्रदेश में 11 तारीख को जब ये एक तीसरी पंक्ति में बैठे एक विधायक जो उज्जैन से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, जब इनका नाम तय हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको चयन किया। यही स्थिति का कमोबेश चाहे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी हो और या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय जी हो, इन तीनों पर कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। तीनों पर कभी लोगों को ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि दिग्गज लोग थे पूरे
इन तीनों राज्यों में दिग्गज लोग पहले से ऑलरेडी बैठे हुए थे। लेकिन जय जी आश्चर्य होगा आपको कि जब समरथ को नहीं दोष गोसाई वाली कहावत सार्थक होती है कि जब ऊपर बैठे लोगों का हाथ इनके ऊपर है और इनके मंत्रिमंडल में वो दिग्गज लोग हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये तीनों राज्यों में जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, उसमें जय जी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इन्होंने दावा किया था, आपने एक बात कही थी और मुझे बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप अनुमति दें तो मैं उस पर जरूर बताना चाहूंगा दर्शकों को। जी बिल्कुल रखिए, दर्शकों को जानना जरूरी है। जी, घोषणा पत्रों में जिस तरीके की बात होती थी, घोषणा पत्रों में जिस तरीके से कहा गया था, उन पर सरकार के दावे अभी तक सिर्फ नया प्रयोग करने की तरफ ही आगे बढ़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में कहा था कि हम अभी आपको 1250 रुपए लाडली बहनों को दे रहे हैं और 1250 से हमारी सरकार बनने के बाद आपको 3000 रुपए तक हम देंगे। लेकिन एक साल हो गया है, लाडली बहनों को 1250 में अभी रुकना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। और किसानों की समस्याओं की बात हुई थी, बेरोजगारों की बात हुई थी, उद्योग की बात हुई थी और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपको शायद बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल सरकार बनने के बाद भी अभी सारे निगम मंडल आयोग खाली पड़े हुए हैं। अभी ट्रांसफर की जिस तरीके से जो परिस्थिति बन रही थी, डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें, नदियों को जोड़ने की बात की है, उन्होंने अस्पतालों की बात की है। सवाल लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब से। छत्तीसगढ़ के परिवेश में बात करते हैं। के साहब, आपको एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यह प्रोग्राम बिल्कुल ही निष्पक्ष है और हम ऐसा विश्लेषण करना चाहते हैं जिसमें वास्तव में हमारे दर्शकों को यह समझ में आए कि विपक्ष के रूप में कितनी बड़ी फेलियर रही है कांग्रेस और पक्ष के रूप में आखिर ऐसा कौन सा करिश्माई चीज किया भाजपा ने जो 365 दिनों में अपने दावे को गिना रही है, पूरे किताब के पन्नों के चैप्टर के खोल के बता रही है कि हाँ हमने ये काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा साहब आए थे बताने के लिए कि हमने ये वादों को पूरा किया था, एक बड़ा प्रोग्राम किया गया साइंस कॉलेज ग्राउंड में। तो के साहब, आपसे यह समझना चाहता हूं और जनता भी समझना चाहती है कि क्या सही में इन 365 दिनों में भाजपा की सरकार अच्छा कर पाई है? देखिए जय दुबे जी, जो भाजपा की सरकार तीनों राज्यों में आई है उसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर मैदान में गया था, कहा जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी की बात आई जी। अब तीनों राज्यों में दूसरी चीज है जो घोषणा पत्र जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी जो लेके आया उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जो राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, जो सत्ता परिवर्तन के लिए आप जरूरी जैसा लगने लगा है, कहा जा सकता है। जिस तरह से 2018 में यहाँ भूपेश बघेल की जब सरकार बनी थी तो उस समय भी जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस लेके आई थी उसमें भी इसी तरह से किसानों को, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए तमाम घोषणाएं की गई थी। और यही इन्हीं तीनों बिंदुओं पर कहा जा सकता है, युवा, महिला, किसान और छत्तीसगढ़ में चौथा बात करो तो आदिवासी, ये 4 स्तंभ पर काम करने के लिए जो प्रयास किया गया है इसी दिशा में काम हो रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ ही नहीं, तीनों राज्यों की आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि उस आर्थिक स्थिति में है कि नहीं है। आप इतने बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए है कि नहीं है। आधारभूत संरचना विकास के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है। राजस्व बढ़ाने के लिए बात करूं तो शराब के अतिरिक्त उसके पास और क्या क्या स्रोत आप बढ़ाने जा रहे हैं। पूंजी निवेश बढ़ाने की बात तीनों ही राज्य कर रहे हैं, पूंजी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इससे कितना लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, श्रमिक जो है सीधे साधे हैं, श्रमिकों के मानव संसाधन पर्याप्त उपलब्ध है और सभी प्रकार की सुविधाएं, जमीन भी उपलब्ध है। नया रायपुर हमारा बनकर तैयार है, एक विकास की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ को तो अमीर धरती के गरीब लोग कहा जाता है, जो कि ये खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की बात करें या राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की बात करें, इनके माध्यम से महिलाओं को कहीं ना कहीं आकर्षित करने का प्रयास
किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई संसाधन बढ़ाने की बात तीनों राज्यों में कही जा रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में भी बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं की बात कही जा रही है। आज भी छत्तीसगढ़ में 1124 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का नड्डा जी के हाथों कहा जाए कि भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है, कहा जा सकता है। अब डबल इंजन की सरकार से तीनों राज्यों को कितना लाभ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को पहले से अधिक मात्रा में राजस्व केंद्र से मिल रहा है। जो भूपेश बघेल के समय विवाद की स्थिति रहती थी, किसानों को जो अतिरिक्त राशि देने की बात कही थी, राजीव गांधी किसान योजना, ये पैसा भी केंद्र से नहीं मिल पा रहा था। ये था बारदाने की कमी रहती थी। ऐसी स्थिति में आज जो स्थिति, डबल इंजन से कितना लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, नक्सली उन्मूलन के लिए नीति और नियत, ये दो चीज की आवश्यकता है। और एक डेडलाइन तय कर लेना, किसी भी योजना के लिए हम पूरा कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यदि मार्च 2026 तक नक्सली समस्या से छत्तीसगढ़ मुक्त होता है, तो मुझे लगता है कि देश के लिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही साथ हमारे पास जैसे पूंजी निवेश की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में बिजली पर्याप्त ही नहीं है, हम अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूंजी निवेश की अपार संभावना है। इसको कितना हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश में लगातार मीट के माध्यम से आकर्षित करने का प्रयास किया। औद्योगिकरण के साथ साथ किसानों को, छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक दशा सुधरी है। सबसे ज्यादा राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर यदि मिल रहा है देश में, तो छत्तीसगढ़ है। इसमें जनता की जागरूकता है, मतदाताओं की जागरूकता है, जिन्होंने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया। भूपेश बघेल ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की बात की, उसके बाद 2640 तक गए। अभी जो 3100 रुपये की बात हो रही है, अब दबाव ये बन रहा है, जब केंद्र सरकार जब आपका समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, तो हमको 3217 रुपए मिलना चाहिए। ये एक दबाव की बात है। व्यवस्था सुधार की बात है। धान के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। आज 160 लाख क्विंटल यदि मीट्रिक टन धान खरीदी की बात हो रही है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी, इसके लिए ऋण लेना पड़ रहा है। राइस मिलरों पर एक दबाव बनाया जा रहा है। समय पर यदि चावल जमा करेंगे तब जाके केंद्र से पैसा मिलेगा। तो ऋण जो लिया गया है छत्तीसगढ़ में, उसकी होगी। ऋण के जो तीनों राज्यों में देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये राज्य सरकारों के लिए चिंतनीय है कि आप कहां तक ऋण लेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट योजना से कितना लाभ मिल रहा है किसानों को जो आप दे रहे हैं। तो धान के अतिरिक्त अन्य फसल कृषक उन्नत योजना छत्तीसगढ़ में है। तो अन्य फसलों के प्रोत्साहन के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? जो अभी बिजली की बात आ रही, सौर ऊर्जा की बात कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आप योजना, तो मिलाजुला के पैदा हो रहा है। मिलाजुला के शर्मा सर, आपने बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से जिन बातों को कहा है, उससे यह निकल के आ रहा है कि आप खजाने को लुटा तो रहे हैं, लेकिन खजाने को भरने का आपने कोई इंतजाम नहीं किया है। आप सिर्फ देते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। डबल कर दिया है आपने लगभग धान का जो भुगतान है। आपने लाडली बहन योजना, इसी पर एक सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब से। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि सत्ता पाना तो ठीक है, और सत्ता पाने के लिए जो भाजपा ने किया वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही था? ये लाड़की बहन योजना जो है वो मीठा जहर तो नहीं बन गया है आज के डेट में? बिल्कुल जय जी, जो आप कह रहे हैं, और जैसा शर्मा जी ने बताया, ये फ्री की रेवड़ी बांटने का जो कल्चर चला है, सत्ता पाने के लिए फ्री की रेवड़ी बांट के, और ये घोषणाएं गले की हड्डी बनती जा रही है तीनों राज्यों के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप, जैसा शर्मा जी ने बताया, केंद्र सरकार से राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को कई हजार करोड़ रुपए टैक्स का लेना है, लेकिन ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ज्यादा कह नहीं सकते। वहां पर एक परिस्थिति, ये कर्ज ले लेके आपको आश्चर्य होगा कि सप्ताह में एक बार 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की परंपरा जैसी शुरू हो गई थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अब लाडली बहना योजना हो या किसानों की योजना हो, मध्य प्रदेश में भी किसानों को बहुत जो राहत देने की बात हुई है, लेकिन कहां से दे रहे हैं? ये कर्ज ले लेके अगर दे रहे हैं, और लेकिन डॉक्टर साहब, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि रेवड़ी कल्चर को बंद कर दिया जाएगा। फिर 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पाने के लिए मोदी जी ने उसको बहुताय में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और सारे राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए
इस तरह की कांग्रेस तो करती ही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस तो शुरू से करती ही थी, तो उस पर बात करना ही उचित नहीं है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सत्ता पाने के लिए आप अपने ही जो आपने जो लिख के रखा था कि हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपने अपना एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल बना रखा था, आप उसके ही अगेंस्ट चले गए। जय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोमालिया का उदाहरण ले लें या कंबोडिया का उदाहरण ले लें, कई देशों में जो फ्री की रेवड़ी बांट बांट के जिस तरीके से वहां किया गया था, आज वहां की अर्थव्यवस्था, यही स्थिति श्रीलंका की हुई, यही स्थिति अभी आपके बगल में बांग्लादेश की हुई। जो हालात हो रहे हैं, हम काम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हर चीज फ्री में देना चाहते हैं। आपने जो बात कही, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के कई अन्य नेताओं ने आपके यहाँ जो आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांट बांट के लोगों को जिस स्थिति में पहुंचा रहे हैं वह देश के लिए घातक है। लेकिन आपके सामने परिणाम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अभी महाराष्ट्र में भी जो वहां पर बहिनी की जो योजना चलाई थी और जिसमें 3,000 रुपए देने की बात की थी, उसका परिणाम सामने है। झारखंड में इनकी योजना का जो सोरेन जी ने जिस तरीके से वहां पर योजना चलाई और उससे लोगों को लगा कि घर बैठे पैसा मिलेगा। सोरेन जी ने ज्यादा लुटाया। जी हाँ, तो ज्यादा जो लुटा पाएगा वो सत्ता में बैठेगा, लेकिन इसका नुकसान आम जनता को आज नजर नहीं आ रहा है। राज्य और देश लूट जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देश का खजाना लुट रहा है, ये माननीय जो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो या अन्य दलों में हो, ममता जी की सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो, ये सरकारें पैसा तो आप हमसे ही ले रहे हैं। लेकिन ये कब तक, आज 1 साल की समीक्षा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कब तक, जनता भी कब समझेगी? मुझे ऐसा लगता है जय जी कि हमने ये आज ड्रग्स से बड़ा खतरनाक नशा, ये जो हम हमारी युवा पीढ़ी के नशों में डाल रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और हमारे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा शुरू हुई थी, आपको शायद जानकारी होगी, और भाजपा के बड़े नेताओं ने अपने भाषणों में कहा था कि हम युवाओं को भी जो जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनको पेंशन की योजना बना रहे हैं, उनको कुछ मानदेय देंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना घातक होगा ये, क्योंकि किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आज राशन फ्री मिल रहा है, घर में उनकी पत्नी को 1250 रुपए मिल रहे हैं या कुछ जगह 1500 मिल रहे हैं, उन्हें कमाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये घर बैठे जब तक फ्री की रेवड़ी मिलती रहेगी और नई नई योजनाएं तो क्या माने कि ये जो जनादेश है वो सही दिशा में है? मुझे ऐसा लगता है कि जय जी, सत्ता के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सत्ता के लिए देश को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि देश तो गर्त में ना जाए। कम से कम जिस तरीके की फ्री का कल्चर चल रहा है, सब्सिडी का कल्चर चल रहा है, कल ही मैं भाषण सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि हम 40 लाख किसानों को फ्री सोलर पंप देंगे, उनको अब बिजली का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो सिर्फ हर चीज किसान, युवा, महिला, ट्राइबल, दूसरे अन्य लोग सब अगर फ्री की उस पर चले गए तो ये टैक्स कहां से आएगा? वो मध्यम वर्गीय टैक्स दे सकता है। आप पेट्रोल डीजल से लेके बाकी सारी चीजों की महंगाई पर कोई बात नहीं करता है। फ्री का बांटने के कारण जिन लोगों को ये बहुत हद तक आदत पड़ चुकी है, ये ऐसा नशा हमारी शरीर की नसों में जा रहा है जो पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। जय जी। के शर्मा साहब से सवाल लेते हैं। शर्मा साहब, हम 1 साल की समीक्षा कर रहे हैं, तीसरा राज्य से हमें अभी बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात पर फोकस करते हैं, जोर देते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फ्री कल्चर जो है, रेवड़ी कल्चर जो है, वो कितना घातक है, कितना मीठा जहर है, और कैसे आपने भी इस बात पे जोर दिया कि राज्य का खजाना खाली हो रहा है, राजस्व को बढ़ाया कैसे जाए, इस पे किसी भी सरकार ने अभी तक कोई ऐसा मोटा या बड़े तौर पे कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया है, न परोसा है। मोहन यादव जी की सरकार ने जरूर अभी विदेश गए थे, इन्वेस्टर लुभाने की कोशिश किए, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे 365 दिनों में अगर देखा जाए तो लुटाने के अलावा जमाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। क्या कहना चाहेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में कैसे सफल है 365 दिन का यह 1 साल का कार्यकाल?
मुझे लगता है कि आम लोगों के बीच में कोरोना काल में एक बहुत बढ़िया एक संदेश इसमें गया था। मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो किसानों को जो राशि मिली 2500 रुपए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मजबूत रही और छत्तीसगढ़ को तो स्टैंड करके रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज यदि किसानों को पैसा मिल रहा है तो किसान अपना पैसा मार्केट में ले जाता है, कृषि विकास के लिए लगाता है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, केवल ऑटो सेक्टर में ही 18.5% का ग्रोथ अभी दिखा रहा है। इसका मतलब लोग ट्रैक्टर खरीदी से लेकर तमाम प्रकार के 40% से अधिक ट्रैक्टर खरीदी इस साल हो रही पिछले साल से। तो ये आप देखिए कि उसके साथ ही साथ 10 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का लक्ष्य यदि रख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भाजपा सरकार इस दिशा में यदि काम करे, पूंजी निवेश, जैसे मैंने कहा कि खनिज संसाधन है तो उसका किस ढंग से दोहन किया जाए, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब को लेकर। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार से मुक्ति। जितने राशि आप देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार में चला जाता है। बिल्कुल। उसको रोकने के लिए आप डिजिटलाइजेशन की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस मुझे लगता है तीनों राज्यों में और देश की एक बड़ी समस्या रही है भ्रष्टाचार को लेकर। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला से लेकर के शराब घोटाला या पीएससी घोटाला, हर जगह भर्ती घोटाले की रहा है। वो राजस्थान में भी मामला आया, आपके मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला की बात आई। तो ये सब को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए पटवारी से लेकर मंत्रालय तक यदि आप भ्रष्टाचार रोकने का यदि सफल होते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी सफल सरकार नहीं हो सकती। इसके साथ ही भर्ती के लिए जो बात कही जा रही है, 15 लाख भर्ती मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बात कही जा रही है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है कि हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं। 1 लाख भर्ती का मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में वादा किया गया मोदी की गारंटी में, और वहां पे 5 लाख के साथ भर्ती की बात मध्य प्रदेश में कही गई। इन सब भर्तियों के लिए मुझे लगता है क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि श्वेत पत्र जारी कर दे, किस किस विभाग में कितना पद रिक्त है, तो मेरे बच्चे को यदि पढ़ाना है तो मेरे को मालूम रहे कि उसको इंजीनियर बनाऊं कि किस पोस्ट के लिए तैयारी करूं, बैंक में कितने रिक्त स्थानों के लिए श्वेत पत्र सरकार क्यों जारी नहीं करती, ये एक बात है। दूसरी चीज है जो राहुल गांधी ने कहा कि पैसा देने को लेकर के जो बात आई है, कुछ सीमित उद्योगों के हाथ में पैसा चले जाता है, ये आम लोगों को देने से वो एक राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। वही चीज भाजपा कह रही है कि लोगों को पैसा देने से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात भाजपा करती, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुसार। तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में यदि प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जल जीवन की बात करें, 3000 बसाहट है बस्तर में यदि सबको आवास मिल जाए, पक्का आवास आदिवासी, और उसके साथ ही पेयजल की समस्या है, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, आयरन युक्त पानी पी रहे हैं, तमाम गंभीर समस्याओं के वहां के आदिवासी पीड़ित हैं, इनके लिए बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आप बढ़ा सकते हैं। आज भी वहां कोई एक सिपाही घायल होता है, कोई सैनिक घायल होता है तो उसको रायपुर शिफ्ट करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आकांक्षी जिलों के माध्यम से, जनमन योजना के माध्यम से आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है, क्या एक बेहतर आप हॉस्पिटल जगदलपुर में खोल सकते हैं ताकि वहां सैनिकों का इलाज, आम आदिवासियों का इलाज वहां पे हो सके मुफ्त में। ये तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, पूंजी निवेश की बात है। केवल शराब के माध्यम से रेट बढ़ा के आप कितना राजस्व प्राप्त कर लेंगे। शराबबंदी की बात कांग्रेस कर रही थी, इसका मतलब जनता चाहती है कि शराबबंदी हो, लेकिन जन घोषणा पत्र के मुकाबले में जो भाजपा ने मोदी की गारंटी लेके आया है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जो नाराजगी थी उसके खिलाफ चलते हुए जो 3200 रुपए प्रति क्विंटल की बात कांग्रेस ने की, उसके बावजूद 3100 रुपए को जनता ने स्वीकार किया। इसी तरह से तमाम 1500 रुपए देने महिलाओं को देने की बात कांग्रेस ने की, या 1000 रुपए में 1200 रुपए की बात कही थी, और अभी जो 1000 रुपए महतारी वंदन के जनता ने, महिलाओं ने उनका साथ दिया। कहने का मतलब है कि मोदी पर लोगों का विश्वास है। और जो आपने शुरू में कही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात कर रहे हैं, ये भी क्या मोदी की जो लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर है उसके सामने कोई नेता नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मोदी के चेहरे पे विधानसभा जैसे तीनों राज्यों में जीती। मैंने कहा कि मोदी के चेहरे और लोकप्रियता पे क्या वही स्थिति पूरे देश में एक साथ करके जो आज शायद अखिलेश यादव को कोई बयान आया ऐसी, ये पूरे देश में एक राजनीतिक दल का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास है। इन तमाम विषयों पर विचार की आवश्यकता है। देश एक विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में से तमाम संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। जब ये अपने आप में विकास की ओर जाएंगे, इनकी कितनी भूमिका है। जब ये विकसित छत्तीसगढ़ होगा, बस्तर विकास होगा, तब जाके आप विकसित भारत की बात कर सकते हैं। केवल आप मुंबई,
दिल्ली, कलकत्ता या महानगरों में विकास को देख के नहीं बोल सकते। निजीकरण की आप लगातार बात, नियमितीकरण की बात आपने कर्मचारियों की कही थी, वो अभी तक अधूरा हुआ। इतने सारे लोगों से आपने वादा किया, 500 रुपए में सिलेंडर की बात की है, वो तो कब देंगे? अभी मोदी की गारंटी की बहुत सारी बातें जिनको ये लोग कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे ये भविष्य में समय की बाध्यता है, इस कारण से अभी सवाल को रोकना पड़ रहा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तथ्यात्मक ढंग से हमारे दर्शकों को, आप दोनों ही मेहमानों ने बताया क्या कमी है और क्या क्या अच्छाइयां हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा विकासोन्मुखी पार्टी है, भाजपा को विकास पसंद है, भाजपा विकास करना चाहती है, भाजपा भारत की सुरक्षा चाहती है और उसको किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा चुनाव हुआ जिसमें भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। इसका यह जीता जाता एक और उदाहरण है कि इन तीनों राज्यों के बाद जो बड़ा चुनाव होना था वह चुनाव महाराष्ट्र का ही लगभग था, जो सबके नजर में था। भाजपा ने वहां भी चुनाव जीता और प्रचंड बहुमत से जीता। जो देवेंद्र फडणवीस वहां पे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा बहुत ऐसे काम कर रही है जो पिछले लगभग 75-78 सालों में नहीं हुआ। 10-12 सालों में बहुत ऐसे विकास के नए आयाम लिखा गया है भारतीय इतिहास के पन्नों में, जो कि आने वाले हमेशा सरकारों को याद दिलाएगा कि हाँ, काम ऐसे किया जा सकता है। लेकिन साथ में भाजपा के वह वादे या भाजपा के जो प्रतिनिधित्व गण हैं उनके वह लिखे हुई बात कि किसी भी तरह से रेवड़ी नहीं बांटना है और विकसित भारत तो तभी बनेगा जब देश में और राज्य में राजस्व होगा, पैसा होगा। अगर हम उस पैसों को और उस राजस्व को इसी तरह से बांट देंगे तो जब तक है तब तक तो समझ में आ रहा है, जब विकास की गति जो चल रही है वो बिल्कुल ही रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। यह स्पष्ट है अगर पैसे की कमी हुई, और साथ में हाय तौबा भी मच जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं कर सकता। फ्री में सिर्फ महतारी वंदन योजना या लाडली बहन योजना या किसानों को जो भी समर्थन मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है या और बेरोजगारी भत्ता, पेंशन भत्ता, ऐसे चीजें बस फ्री में बांटी जा सकती हैं। कोई काम फ्री में नहीं करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एशियन न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम मुद्दा में आज का विषय था जनादेश। इस जनादेश प्रोग्राम में आप दोनों हमारे अतिथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों से पुनः यह अपील है कि आप सरकार को जगाते रहिए, सरकार को यह बताते रहिए कि सरकार घोषणा पत्र के पूर्ति के अलावा और क्या ऐसे कार्य हैं जो विकास के लिए जरूरी है। जैसे शिक्षा में कैसे विकास हो सकता है, स्वास्थ्य में कैसे विकास हो सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकते हैं, रेल नेटवर्क कैसे बढ़ सकते हैं, रोजगार के साधन कैसे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्री कैसे आ सकती है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन कैसे किया जा सकता है, ताकि सरकार जागती रहे, सरकार काम करती रहे और राज्य और देश का विकास होता रहे। मुद्दा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने साथ दिया और जुड़ा, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नए मुद्दा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।